ये है गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे oogenesis। हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखेंगे oogenesis। oogenesis मतलब कुछ नहीं है, वही है जैसे स्पर्म बनता था उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं मेल में, वैसे ही फीमेल के अंदर बनता है oogenesis। कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, ठीक है। तो ये जैसे हमने वहाँ देखा था, वो चालू कब होता है? वो चालू होता था स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी आती थी तब। मतलब कि जैसे लड़कों में कोई लड़का 9 से 13 साल या 14 साल का होता है, उसके बाद प्यूबर्टी आती है, तब उसके बाद ही जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है टेस्टिस में, वो तब चालू होता है। वैसे ही oogenesis जो होता है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में चालू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि बिगेन्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब कि जब माँ के यूट्रस के अंदर, जब, ठीक है, जब एक जाइगोट जो होता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, तो वो 3 महीने का पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो जब वो मान लो लड़की है, ठीक है, तो उस टाइम पे ही oogenesis का प्रोसेस चालू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा अलग बनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन क्या होता है, गेट्स अरेस्टेड। लेकिन जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ प्रोसेस चालू तो हो जाती है लेकिन अरेस्टेड हो जाती है, मतलब रुक जाती है वहीं पे ही, कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। एंड रिज्यूम, उसके बाद दोबारा चालू होती है कब? प्यूबर्टी। और लड़कियों की प्यूबर्टी 1 साल 2 साल पहले आ जाती है लड़कों से, मतलब कि 8 से 12 साल की एज में लड़कियों की प्यूबर्टी आ जाती है। उस टाइम पे ये प्रोसेस दोबारा से चालू हो जाती है। शुरुआत कब होती है? इंट्रायूटेरिन लाइफ, फिर अरेस्ट हो जाती है, उसके दोबारा कब दोबारा चालू हो जाती है? प्यूबर्टी में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। तो जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, वैसे यहाँ पे oogonia है, ठीक है। वो डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है। इसके अंदर देखो एक्स एक्स है, तो इसी से पता चलता है लड़की है या लड़की, लड़की है या लड़का है। तो यहाँ पे डबल एक्स है, वहाँ पे एक्स वाई था तो वो लड़का था, ठीक है। अब वहाँ माइटोसिस से बहुत सारे सेल बनते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल बन गए। वहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ प्राइमरी oocyte है, ठीक। अब फिर से वही मियोसिस वन होगा, जैसे वहाँ मियोसिस वन था, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आधे हो जाएंगे। एंड गेट प्रोफेज। और उसके बाद हमने देखा था कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, PMAT से याद किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो वैसे ही जो पहला उसके अंदर मियोसिस वन के अंदर जो पहला है प्रोसेस वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर फिर एक स्टेज होती है डिप्लोटिंग स्टेज, उस स्टेज के अंदर दोबारा से अरेस्टेड हो जाता है। मतलब कि प्राइमरी oocyte का प्रोसेस भी आगे जो होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, मियोसिस वन के डिप्लोटिंग स्टेज में दोबारा से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से ये हो गया है। और इस स्टेज का नाम क्या है? डिक्टाइट, डिक्टाइट, ठीक है, डिक्टेट स्टेज। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये कवर रहता है फॉलिकल से या फिर ग्रेन, जैसे कि मतलब कोई एक oocyte है, इसके आसपास कुछ छोटी छोटी सेल्स होती है, इकट्ठा हो जाती हैं। वो छोटी छोटी सेल्स को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये जो मतलब एक तरह से एक प्राइमरी oocyte है, उस प्राइमरी oocyte के आसपास कुछ छोटी छोटी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोगों ने बोल दिया ग्रेनुलोसा सेल, और इस पूरे को हमने बोल दिया प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है न्यूबॉर्न ओवरी। अब जो बच्चा मतलब जैसे लड़की है, तो वो लड़की जब पैदा हुई तो उसकी ओवरी में क्या है? मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स मिलेंगे। मतलब ये जो फॉलिकल बना था, यही फॉलिकल मिलियंस नंबर में प्रेजेंट होता है जब कोई नई एक बेबी गर्ल बॉर्न हुई है तब, ठीक है। अब ओवेरियन फेलियर, अगर ओवेरियन फेलियर की बात करें या फिर मीनोपॉज की बात करें, जब मतलब ओवरी अब एग नहीं निकालेगी, या फिर मीनोपॉज कहते हैं जब लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है, तब क्या है इसका मतलब कि नो मोर फॉलिकल्स इन ओवरी, मतलब कि एक भी फॉलिकल अब नहीं बचा। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं जब कोई नई बच्ची पैदा होती है, वही जब मीनोपॉज आता है, मतलब कि 50 की उम्र में लड़कियों के जब मीनोपॉज आ जाता है, या फिर ओवरी फेलियर हो जाए, मतलब ओवरी अब काम करना बंद कर दे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक भी फॉलिकल अब ओवरी में नहीं बचा है। थोड़ा सा ये अलग है लड़कियों स्पर्मेटोजेनेसिस के हिसाब से लड़कियों में, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तब आगे बढ़ते हैं। अब प्यूबर्टी आ गई है, प्यूबर्टी जो कि लड़कियों में 13-14 साल की उम्र में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है? HPO एक्सिस, मतलब कि ये क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस जो होता है वो मैच्योर हो गया है, मतलब ये जो है, तो HP एक्सिस मैच्योर हो गया है। अब देखते हैं इस टाइम पे जब मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ पे एक वर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पल्सटाइल GnRH रिलीज, मतलब कि पल्सटाइल GnRH रिलीज, जो ये जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। मतलब कि ये हार्मोन जो है पल्सटाइल मैनर में रिलीज होगा।
मतलब ऐसा नहीं एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो थोड़ा निकलेगा फिर रुक जाएगा, थोड़ा निकलेगा फिर रुक जाएगा, ये होता है पल्सेटाइल मैनर, ठीक है। तो इस वर्ड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है, ये कुछ समय आ सकता है। एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी, अब ये जो है ये कहाँ से निकला, हाइपोथैलेमस से, फिर इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर यहाँ से निकलेंगे दो हार्मोन जो कि एफएसएच और एलएच है, ठीक है। एफएसएच का काम क्या है, एलएच का काम क्या है, देखो अभी हमने देखा था वहाँ पे एलएच को, लड़कों में क्या होता है, एलएच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही टेस्ट लेडी सेल पे जाके काम करता है, फिर इसका क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। लेकिन लड़कियों में इसका अलग काम है, एफएसएच का अलग काम है। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो स्टिमुलेट करता है नंबर ऑफ फॉलिकल्स को, जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स बने थे, ठीक है, इन्हीं फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और ये फॉलिकल फिर आगे चल के जो होते हैं सेल्स बनाते हैं, ठीक है, और मतलब सेकेंडरी साइड ये सब चीज़ें बनती हैं। एक्सेप्ट वन अंडरगो एपोप्टोसिस, एक फॉलिकल मतलब मैच्योर हो जाएगा, एक फॉलिकल जो होगा एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होगा वो एग बन जाएगा, और जो नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। एलएच का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्शन ऑफ म्यूसिस वन, जो म्यूसिस वन रुक गई थी उसको दोबारा से स्टार्ट करने में एलएच काम करेगा। एलएच सर्ज हमने सुना भी अच्छे से, एल सर्ज, एलएच सर्ज, ठीक है। तो एलएच सर्ज में क्या होता है, इसके बाद ही ओवुलेशन स्टार्ट होता है। म्यूसिस वन इज हार्मोन डिपेंडेंट, जो म्यूसिस वन होता है इसमें हार्मोन की कोई जरूरत नहीं होती है। स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, तो स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल में क्या है देखते हैं। जो हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल था, जो कि हमारा पहले देखा था हमने पिछले पिछले पेज में, है ना, कि कहाँ पे रुक गया था, कहाँ नहीं रुक गया था। तो इस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, उसको हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइड के आसपास होती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, एफएसएस ने इसको चालू कर दिया था, एफएसएस ने प्राइमरी फॉलिकल को चालू कर दिया। यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ होती है, जो भी कुछ जो भी क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं यही हार्मोन बनाने का काम करती हैं, ठीक है। जहाँ भी कुछ सिक्रेशन की बात होती है वहाँ पे क्यूबॉइडल सेल पाई जाती हैं। तो प्राइमरी ओसाइट के आसपास क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर हम देखें तो प्राइमरी ओसाइट है, उसके आसपास जोना पेलुसिडा बन चुका है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या है, उसके आसपास जोना पेलुसिडा बन चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया है। मल्टीपल लेयर ऑफ, अभी तक सिंगल सिंगल लेयर थी, अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो गई हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में, मतलब कि और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेल्स होंगी वो थीका सेल्स को कहलाती हैं, और कोई भी कैविटी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक। अब बन जाएगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रल कैविटी आ जाएगी, ठीक। कैविटी जो होती है वो प्राइमरी साइड को पेरिफेरी पे ले जाती है, मतलब कि एक साइड में निकल जाती है। इसी के बाद अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाता है, मतलब कि वो बाहर निकल जाता है उस साइड, उसको हम ओवम कहते हैं। प्राइमरी साइड इज कनेक्टेड टू फॉलिकुलर सेल्स वाया डिस्कस डिस्कस प्रोलीगेरस, ठीक है। इससे कनेक्ट होता है कौन, प्राइमरी साइड फॉलिकुलर सेल से कनेक्ट होता है। एक रस्सी होती है, उस रस्सी का नाम है डिस्कस प्रोलीगेरस, ठीक है। फ्यू सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द प्राइमरी oocyte, कुछ सेल्स होते हैं जो प्राइमरी oocyte के आसपास घिरे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। क्यूमुलस ऊफोरस वो सेल्स हैं जो कि प्राइमरी oocyte के आसपास हैं, और उसका प्राइमरी oocyte को फॉलिकुलर सेल से कनेक्ट कौन कर रहा है, डिस्कस प्रोलीगेरस कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको पेपर में यूज़ किया जाता है, याद करना जरूरी है। अब देखो जो हमने उधर देखा वही यहाँ पे है, ये है प्राइमोडियल फॉलिकल, इसके आसपास सिंगल लेयर है। ये भी प्राइमोडियल जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, इसके आसपास क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल फॉलिकल सेल्स हैं। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये भी अभी इसके आगे आसपास क्या आ गया, जोना पेलिसर आ गया, और जोना पेलिसर को क्या कहते हैं हम लोग, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये भी तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल ही है, ठीक है। इसके आसपास भी जोना पेलिसर की लेयर है, और ज़्यादा मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राउंड सेल्स हो गई हैं, और कुछ थीका सेल्स भी हैं, लेकिन इसमें कोई भी कैविटी नहीं दिख रही है। अब इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है, ये जो कैविटी है इसको एंट्रल कैविटी कहते हैं। तो ये कौन सा फॉलिकल हो गया, ये टर्सरी फॉलिकल हो गया है। कैविटी बन गया है, कैविटी धीरे धीरे किसको यहाँ पुश कर दिया है, ये प्राइमरी oocyte को साइड में पुश कर दिया है, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है वो कनेक्टेड होती है किससे, बाकी जो फॉलिकुलर सेल्स है उससे कनेक्टेड होती है, डिस्कस प्रोलीगेरस से कनेक्टेड होती हैं। जो कुछ सेल्स होती हैं जो इसके आसपास है प्राइमरी oocyte की, उसको हम लोग क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं। तो ये सब टर्म्स हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो ये देखो अच्छे से यहाँ कैविटी बन चुकी है बहुत ज़्यादा अच्छे से, इसको हम लोग, ठीक है, एंट्रल कैविटी कहते हैं। और ये रहा हमारा प्राइमरी oocyte जो कि क्या बनेगा, ओवम बनेगा आगे चल के, ठीक है। और ये बन गया हमारा एक तरह से, इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोन अप फॉलिकल 3, जो फॉलिकल 3 है वो ओवुलेशन से जस्ट पहले, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। इसका साइज जो होता है वो इतना है, याद रख पाओ तो याद रख लो, 18 से 20 mm, ठीक है। अब यहाँ पर होगा एलएस सर्च, ठीक, ये एलएस सर्च होगा।
मतलब कि LH जो हार्मोन था वो अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ओवुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस वन जो होगा, मियोसिस वन जो रुका हुआ था वो चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हार्मोन डिपेंडेंट हो गया, मतलब इसमें जब LH हार्मोन आया तब प्राइम जो मियोसिस वन था वो दोबारा से चालू हो गया, जो कि रुक रखा था, ठीक है। तो वो कब चालू हुआ, ये चालू कब हुआ, ये सब चालू हुआ है प्यूबर्टी में, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से अब ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन हो गया, LH सर्ज होने के बाद ही होता है, लगभग ये कितना टाइम लगता है, इसमें 18 से 20 घंटे लगते होंगे, ठीक है। तो 18 से 20 घंटे बाद ओवुलेशन हो गया, इसमें अब दो चीज़ बनेंगे, देखो प्राइमरी oocyte था तो प्राइमरी oocyte से एक पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। ये पोलर बॉडी वैसे किसी काम की नहीं होती है, ये एपोप्टोसिस हो जाता है, इसका खत्म हो जाती है। दूसरी सेकेंडरी oocyte है, ये जाएगी मियोसिस 2 में, ठीक है, मियोसिस 2 में बनेगी। लेकिन मियोसिस 2 में जाने से पहले ये फिर से अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज में, मियोसिस 2 की मेटाफेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोबारा से रिज्यूम होगा, मतलब जब स्पर्म आएगा, ठीक है, तब ये जो मेटाफेज था इससे वो रिज्यूम करेगा, मतलब दोबारा से चालू हो जाएगी, और तब बनेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस या फिर ओवा, एग, ठीक है। और एक बनेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी आगे खत्म हो जाएगी, ठीक है, कोई काम नहीं। प्राइमरी पोलर बॉडी, देखो प्राइमरी बॉडी पोलर बॉडी रिलीज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो जाएगा तब पोलर बॉडी रिलीज होती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब, जब फर्टिलाइजेशन हो तब रिलीज होगी। जोवा का साइज है वो 120 माइक्रोन है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर स्पैन है, मतलब कितने टाइम तक जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था 48 से 72 घंटे तक, मतलब एक स्पर्म जिंदा रह सकता है। वैसे यहाँ पे जो ओवा है वो कितने देर तक जिंदा रह सकता है, 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स, कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, तो 6 से 7 मिलियन, ठीक है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स 5वें महीने पे, ठीक है। फिफ्थ मंथ ऑफ 20 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। जब मतलब जो 5 मंथ की एक बेबी होती है, मतलब एक माँ के पेट के अंदर जब एक लड़की होती है 5 महीने की, तब 6 से 7 मिलियन मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। नंबर ऑफ फॉलिकल्स एट बर्थ, तो बर्थ के टाइम पे कितने फॉलिकल्स हो जाते हैं, 1 से 2, देखो यहाँ पे मैक्सिमम ये था, फिर 1 से 2 मिलियन बचे बर्थ के टाइम पे, तो ये मतलब 10 से 20 लाख, ठीक है। अब प्यूबर्टी के टाइम पे और कम हो गए, 4 से 5 ही लाख बचे, यहाँ पे 10 से 20 लाख थे, यहाँ पे 4 से 5 लाख बचे, और 400 फॉलिकल ही मैच्योर हो पाते हैं। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। टोटल देखो तो 6 से 7 मिलियन थे, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से देखो ये, आखिरी में इतने ही। पूरी ज़िंदगी में एक लड़की मतलब जब मैच्योर होती है, मतलब प्यूबर्टी एज में आती है, उसके बाद जब तक उसका 40-50 साल की होती है, तब तक जो टोटल नंबर ऑफ एग रिलीज होते हैं वो 400 ही रिलीज होते हैं, और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। आफ्टर ओवुलेशन, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन हो गया, तो हमने देखा था एक कुछ सेल्स थे, मतलब जो हमारे प्राइमरी oocyte के आसपास थे, उसको हम लोग क्यूमुलस ओफरस कहते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स आसपास हैं oocyte के, तो ये सनरे पैटर्न बनाती हैं, जिसको हम लोग कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो सेल्स आसपास थे जिसको हम लोग क्यूमुलस ओफेरस कह रहे थे, जब वो ओवुलेशन हो गया तो कोरोना रेडिएटर, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटर ये देखो सनराइज जैसा अपीयरेंस बनाता है आसपास, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। देखो सबसे बीच में जो है, ठीक है, बीच में तो ये अपना हो गया एग ओवम, ठीक है। इसके आसपास अब देखो क्या है, एक लेयर, ठीक है। तो ये जो लेयर है, ठीक है, ये है पेरीविटलैंड स्पेस, इसको बोलते हैं पेरीविटलैंड स्पेस, ठीक। इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या है, विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन। इसके जस्ट बाद जोना पेलोसिटा, फिर इसके जस्ट बाद ये जो दिख रहा है ये है कोरोना रेडिएटर, ठीक। तो ये जो कोरोना रेडिएटर है ये था कुमुलस ओफोरस, जो कि प्राइमरी oocyte के आसपास के सेल्स थे। अब देखो स्पर्म जो होता है वो कोरोना रेडिएटर को पहले क्रॉस करेगा, स्पर्म आया, ठीक, स्पर्म पहले क्रॉस करेगा कोरोना रेडिएटर को, उसके बाद क्रॉस करेगा जोना पेलोसिस को, उसके बाद क्रॉस करेगा पेरीविटल स्पेस को, तब जाके पहुंचेगा किसके पास, ओवा के पास। तो फर्स्ट पोलर बॉडी इज प्रेजेंट इन द पेरीविटल स्पेस। जो अब जो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद मियोसिस चालू होगी, और फिर उसका प्राइमरी जो पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंड फिर पोलर बॉडी बनेगी। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है कहाँ इस पर प्रेजेंट होती है, पेरीविटल स्पेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है। तो इवेंट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, क्या क्या चीज़ें फर्टिलाइजेशन के अंदर होती हैं। सबसे पहले इजैकुलेशन, इजैकुलेशन सबको पता होगा, ठीक है, नहीं पता है सर्च कर लेना गूगल पे। दो 2 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जब भी इजैकुलेशन होगा तो इसमें 2 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं।
तो वो जाते कहाँ हैं, वेजाइना में, ठीक है। तो इजैकुलेशन के बाद वो जो स्पर्म निकले वो कहाँ पहुंचे, वेजाइना में पहुंचे। वेजाइना पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचे, सर्विक्स में पहुंचे। तो सर्विक्स में उसके बाद सर्विक्स से कैपेसिटेशन होगा। अब तुम्हें पता ही है कैपेसिटेशन प्रोसेस हमने अच्छे से पढ़ लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। तो कल पढ़ लिया था हमने। आगे आगे बढ़ेंगे। स्पर्म जो होता है वहाँ पे हाइपरमोटाइल हो जाता है। हाइपरमोटाइल मतलब वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, फेलोपियन ट्यूब। अगर तुम्हें पता हो फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो यूट्रस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग 300 से 500 स्पर्म पहुँचते, देखो 2 मिलियन थे, 2 मिलियन से कितना पहुँचे, 300 500, 300 से 500 स्पर्म ही पहुँचे 2 मिलियन के बाद भी। इतने रास्ते में खत्म हो गए बहुत सारे। स्पर्म अटैचेस टू, सबसे पहले स्पर्म कहाँ अटैच करेगा, कोरोनरी में हमने पहले देख लिया। स्पर्म रिलीज होगा, क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, हियालुरोनिडेज, हियालुरोनिडेज एंजाइम रिलीज करेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, कहाँ से निकलेगा, एक्रोसोमल कैप से। जो एक्रोसोमल कैप था हेड पे था, वहाँ पे ही एंजाइम होता है। ये एंजाइम जब रिलीज होता है तो क्या होता है, कोरोनरी रेडिएटर को खत्म कर देता है, ठीक है, डिसॉल्व कोरोनरी रेडिएटर। एक स्पर्म जो होता है वो जोना पेलुसिडा से अटैच करेगा, यहाँ पे एक ZP3 नाम का रिसेप्टर है। फिर उसके बाद वो स्पर्म जो होता है पेरीविटलाइन स्पेस में घुस जाएगा, ठीक। पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पे होगी मियोसिस 2 कंप्लीट, ठीक है। मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, हेड ऑफ स्पर्म जो होता है वो मेम्ब्रेन ऑफ साइड से अटैच करेगी, जो कि ऊलेम है। और यहाँ पे नेक, मिडल, पीछे जितने भी पार्ट थे वो सब के सब पीछे रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे, पेरिविटल स्पेस में रह जाएंगे। और बाकी बचा क्या, जो हेड था, हेड जो होता है उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था स्पर्म का। तो वो जो होता है वो पहुँचेगा कहाँ, अच्छा पहले यहाँ पर एक इंजाइम रिलीज होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इंजाइम रिलीज करके करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, कॉर्टिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन हुई थी तुम्हारी, कौन सी हुई थी, कोरोनरी रेडिएटर में हुई थी। दूसरी रिएक्शन हुई कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते थे एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जोना पेलुसिडा जो होती है वो हार्ड हो जाती है। देखो इस रिएक्शन के बाद जोना पेलुसिडा जो हार्ड हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि अगर एक स्पर्म से ज़्यादा स्पर्म अगर एंटर कर जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्पर्म ही एक ओवम में एंटर कर सके, इसलिए यहाँ पे जोना पेलुसिडा क्या होगी, हार्ड होगी। और कोई भी दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोना रिएक्शन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है कि कोरोना रेडिएटर डिजॉल्व हो गई, ठीक है। ये इसको किसने किया था, हियालुरोनिडेज ने किया था। और एक अटैच हो गया एक स्पर्म, एक, ठीक है, जोना पेलुसिडा से। अब यहाँ पे जो जोना पेलुसिडा था उसने क्या किया, पोलिस्पर्मी को रोकने के लिए क्या किया, अपने आप को हार्ड बना लिया। तो हार्ड बन गया था जोना पेलुसिडा, हार्ड बन गया। तो यही सब काम हुए थे। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन हुआ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, फिर उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुई, फिर उसका जोनल रिएक्शन हुई। तो इस तरीके से CACZ, ठीक है, CACZ ये हुआ इवेंट, ठीक है। कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना पेलुसिडा रिएक्शन, ये सारे इवेंट मेन हुए, ठीक है। अब पॉलीस्पर्मी, डायस्पर्मी, ये सब जो चीज़ें होती हैं अगर ये हो जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम पार्शियल मोल। अगर तुम्हें पता हो तो मोलार प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर दो होते हैं, एक होता है पार्शियल मोल, एक होता है कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल के अंदर अगर तुम्हें पता हो तो एक एम्प्टी एग होता है और एक मैच्योर स्पर्म होता है, ठीक है। और पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है, एक मैच्योर एग होता है और दो स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो पार्शियल मोल बन जाएगा, मतलब कि एक एग और दो स्पर्म, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए ही कौन सी रिएक्शन हुई है, जोना रिएक्शन हुई है। जोना रिएक्शन तुम्हें पता ही है यहाँ पे, जिसमें जोना पेलुसिडा अपने आप को हार्ड बना लेता था, ठीक। अब देखते हैं जेस्टेशनल एज एंड फीटल एज। तो जितनी भी फीमेल्स होती हैं, ऑल फीमेल्स 18 डेज की उनके अंदर रेगुलर साइकिल्स चलती हैं मेंस्ट्रुएशन की, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कब होता है, डे 14 पे होता है। डे 14 पे ही एलएस, उससे पहले ही एक दिन पहले एलएस सर्च होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक। पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है, जेस्टेशनल एज कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फर्स्ट डे ऑफ LMP। LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो मतलब हम लोग जो एज है, मतलब जो बच्चे की एज है, मतलब जाइगोट बनने के बाद, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट डे ऑफ LMP, मतलब जो आखिरी बार जो महीना जो चालू हुआ, ठीक है, उस महीने का जो मतलब लड़कियों की जैसे महीना चालू हुआ, मान लो हर महीने की 1 तारीख को चालू हो रहा, तो 1 तारीख जो है उसकी LMP हो गई। वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना जेस्टेशनल एज है जो भी जाइगोट बना है उसका, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी फीटल एज, ठीक है।
कैलकुलेट करेंगे डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, और डे ऑफ फर्टिलाइजेशन कितना होता है, डे 14, ठीक है। तो डे 14 से हम लोग चेक करेंगे क्या, फीटल एज। देखो फीटस की एज अलग है, ठीक है, फीटस की एज अलग है, और किसकी जेस्टेशनल एज अलग है, ठीक है। जेस्टेशनल एज हमने एलएमपी से काउंट किया, ठीक, और फीटस की एज हमने फर्टिलाइजेशन डेट से कैलकुलेट किया, ठीक। जेस्टेशन एज जो होता है फीटल एज, ठीक है। अब तुम्हें देख रहा है 14 डेज है, तो ये अप्रोक्स 2 वीक्स होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन क्या है। तो प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या है, जब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ डे 14 पे से लेकर, ठीक है, से लेकर 2 हफ्ते आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, मतलब कि डे 14 पे हुआ, उसके बाद 14 दिन और ऐड कर दो, 28 दिन जो हो गए वो हमारा प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। इस ये एम्ब्रियोलॉजी डेफिनेशन। ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन में क्या है कि 2 वीक से लेके जेस्टेशन के, देखो ये एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी डे फर्टिलाइजेशन से शुरू होता है, ऑब्स्टेट्रिक और जेस्टेशन एज जो होता है एलएमपी से स्टार्ट होता है। तो 2 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेके 4 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, तक लेके, तो ये जो हो गया, ये ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन हो गई प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज की। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, प्री एम्ब्रियोनिक पहले था, सबसे पहले प्री एम्ब्रियोनिक, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक, उसके बाद फीटल्स। एम्ब्रियोनिक डे ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें 14 डे पे जो होता है, उससे अगले जो 2 हफ्ते होंगे, मतलब 14 दिन तक प्री एम्ब्रियोनिक कहेंगे हम लोग, जो भी हमारा जाइगोट बना। और फिर वही जाइगोट अगले जो 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक की जो टाइमिंग होगी फर्टिलाइजेशन की बात की, उस पीरियड में हम लोग वही जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद अगर 8 हफ्ते हो गए, लगभग 2 महीने, अब 2 महीने ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद की अगर बात करें, टिल डिलीवरी, जब तक बच्चा मैच्योर होके डिलीवर नहीं हो जाता, 9 हफ्ते से लेके, तो उसको हम लोग बोलेंगे फीटल पीरियड या फिर फीटस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, यहाँ पे ये है एम्ब्रियो की तरफ से, क्योंकि एम्ब्रियो में हम लोग डे फर्टिलाइजेशन से लेके चलते हैं। ऑब्स्टेट्रिक डेफिनेशन में हम लोग एज ऑफ जेस्टेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा, क्या 2 हफ्ते का चेंज लेके चलेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 हफ्ते का चेंज लेके चलेंगे, 5 हफ्ते से लेके 10 तक, यहाँ 8 था यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते का गैप चल रहा है, यहाँ हमने देख ही लिया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब से खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया।